हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्लास नंबर 241 नर्वस सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग ब्रेन स्ट्रक्चर के 7th वीडियो के साथ आए हैं और आज हम लोग स्टडी करेंगे पॉन्स और मेडुला। ये वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा मिड ब्रेन और डायनसेफलॉन वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि डायनसेफलॉन, मिड ब्रेन और मिड ब्रेन का जो नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो है वही है पॉन्स और मेडुला, यानी जो बेसिक्स है हम ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। चलो शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले स्लाइड देखी थी जिसमें हमने बात की थी अबाउट ब्रेन स्टेम और वहां पे हमने सीखा था कि ब्रेन स्टेम के अंदर बेसिकली आपको 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है मिड ब्रेन, उसके बाद में उसके उसके इंफीरियर साइड में पॉन्स और उसके भी इंफीरियर साइड में मेडुला प्रेजेंट रहता है। मतलब अगर ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो नाउ सी दिस इज द डायनसेफलॉन वाला पार्ट, दिस पार्ट इज द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे वाला पार्ट दिस इज पॉन्स और पॉन्स के भी नीचे की तरफ मेडुला, और इस मेडुला से फिर आगे कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो पॉन्स और मेडुला की स्टडी आज हम इस वीडियो में करेंगे। मिड ब्रेन और डायनसेफलॉन हम पहले हमारे पिछले वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। ये स्लाइड भी हम लोगों ने देखा था अपने लास्ट वीडियोस में, और आज हम लोग जिसकी बात करेंगे पॉन्स और मेडुला, तो हमने देखा था कि सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है कब? एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त। और उस सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स में जो दो सबसे इंफीरियर वाले ब्रेन वेसिकल्स हैं उनका नाम है मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। नाउ सी मेटेनसेफेलॉन से डेवलप होता है पॉन्स, मेटेनसेफेलॉन से डेवलप होता है पॉन्स, और माइलेनसेफेलॉन से डेवलप होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन दोनों की स्टडी हम आज यहाँ पर करेंगे। अब मेटेनसेफेलॉन से पॉन्स के अलावा आपको ध्यान रखना है कि सेरेबेलम भी ओरिजिनेट होगा और अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। हमने वेंट्रिकल्स की भी बात पिछले वीडियो में की थी, तो थर्ड वेंट्रिकल तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। फोर्थ वेंट्रिकल का अपर पार्ट बनेगा मेटेनसेफेलॉन से और उसका लोअर पार्ट बनता है माइलेनसेफेलॉन से, और उसके अलावा माइलेनसेफेलॉन डेवलप्स इनटू मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलो फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले पॉन्स वेरोलाई की बात करते हैं। पॉन्स, अगर मैं इस वर्ड के मीनिंग का बात करूं तो पॉन्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है ब्रिज। ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज पॉन्स एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, कनेक्टिंग पार्ट की तरह काम करेगा। सिग्नल्स को अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स में कनेक्शन का काम पॉन्स के थ्रू होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्रिज या पॉन्स वेरोलाई। अगर आप लेंथ की बात करो तो इट इज अराउंड 2.5 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज अराउंड 1 इंच लॉन्ग। ये एग्जैक्ट फिगर लेटरल जो पिक्चर रहता है ब्रेन का वो है ये। यहाँ पर आपको वापस बता रहा हूं मैं। सी दिस पार्ट, this is the posterior side, this is the posterior side and this is the anterior side। कैसे पता किया हमने? by looking at cerebellum। see this is the cerebellum, तो this cerebellum is always present on the posterior aspect of brain, इसलिए this is the posterior side। अब इस तरफ अगर हम देखें तो see this part is pons, ये जो आपको इस तरह से पार्ट दिख रहा है this part is pons, this is pons, और pons के inferior side में you will see medulla, पॉन्स और पॉन्स के नीचे मेडुला, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ये तीनों एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट है, इसलिए इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। और पॉन्स के पोस्टीरियर साइड में यानी इस तरफ क्या प्रेजेंट हो गया? सेरेबेलम। सुपीरियर साइड में प्रेजेंट है मिड ब्रेन, इंफीरियर साइड में प्रेजेंट है मेडुला। तो यू कैन क्लियरली सी दैट पॉन्स इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज, pons is acting like a bridge between midbrain and medulla, between cerebellum and midbrain, and between cerebellum and medulla, and even medulla and the upper part of brain, yani that entire cerebrum. That's why it is called as a bridge or pons. It lies superior to medulla and anterior to cerebellum। बिल्कुल सही बात है। cerebellum इसके posterior में रहता है, that means pons is anterior to cerebellum। इट्स अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो पॉन्स का रहता है वो ये रहता है कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर। देखो रेस्पिरेटरी सेंटर अगर हम लोग बात करें तो रेस्पिरेटरी सेंटर के दो पार्ट है, एक प्रेजेंट होता है पॉन्स में, एक प्रेजेंट होता है मेडुला में। तो जो पॉन्स में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर, दिस इज पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर, और जो मेडुला में प्रेजेंट है उसको आप कहते हो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। अब जैसा हम लोग पिछले वीडियो में भी देखते हैं, इस वीडियो में भी अब हम बात करेंगे कि पॉन्स वेरोलाई से कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स अराइज होती है। हमें पता है क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स से अराइज होती है और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो पॉन्स से बनने वाली या पॉन्स से ओरिजिनेट होने वाली कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स है उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वापस बता रहा हूँ, ये जो कलर्ड पोर्शन है दिस इज पॉन्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक
द एंटायर कलर्ड पोर्शन इज पॉन्स। इसके ऊपर वाला पार्ट मिड ब्रेन है, जिसमें आपको दिख रहा होगा, हमने लास्ट वीडियो में देखा होगा, बात की थी हमने अबाउट सेरेबेलर पेडंकल्स की। तो ये सेरेबेलर पेडंकल्स है दोनों, लेफ्ट एंड राइट सेरेबेलर पेडंकल, जो मिड ब्रेन का पार्ट है। और उसके अलावा नीचे जो पोर्शन प्रेजेंट है, दिस पोर्शन इज मेडुला। तो पॉन्स से जो ओरिजिनेट होती है क्रेनियल नर्व्स, उसमें सबसे पहली क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमिनल नर्व, विच इज एक्चुअली द फिफ्थ क्रेनियल नर्व एंड द इनफैक्ट द लार्जेस्ट नर्व क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि पॉन्स वेरुलाe से ओरिजिनेट होती है। दिस इज द ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट दिस नर्व। दिस इज द सिक्स्थ नर्व, दैट इज द एब्ड्यूसेंस नर्व। फिफ्थ नर्व इज ट्राइजेमिनल एंड सिक्स्थ इज एब्ड्यूसेंस नर्व। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फेशियल नर्व की। दिस वन, दिस इज द सेवंथ क्रेनियल नर्व, दिस इज द फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व के ही पास से ओरिजिनेट होती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। अब से वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, तो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व यानी कि ये इनर ईयर में कॉक्लियर पार्ट और वेस्टिबुलर पार्ट दोनों को सप्लाई होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया वेस्टिबुलो कॉक्लियर पार्ट। सी रिमेंबर, वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ इनर ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। आपने सुना होगा, ईयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी एंड कॉक्लियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग पोर्शन। यानी आपका ईयर के जो दो फंक्शन है, एक तो हियरिंग और दूसरा बैलेंसिंग, उसमें से जो पॉन्स वेरुलाe से जो पार्ट ओरिजिनेट होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। यानी क्योंकि ये कंट्रोल करती है केवल वेस्टिबुलर एपरेटस को, और ये वेस्टिबुलर एपरेटस बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। यानी कॉक्लिया को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का, वो ओरिजिनेट होगा मेडुला से। और पॉन्स से जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का पार्ट ओरिजिनेट होता है, वो केवल वेस्टिबुलर एपरेटस यानी बैलेंस और इक्विलिब्रियम को ही कंट्रोल करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें अगर हम लोग, जैसा हमने सबसे पहले देखा था कि इट कंटिन्यूज विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन का सबसे इंफीरियर मोस्ट पार्ट हो गया मेडुला, और ये मेडुला ही आगे स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में कंटिन्यू होती है। इसका लेंथ करीब 3 सेंटीमीटर या 1.2 इंच के आसपास रहता है। अब देखो, द एंटायर ब्रेन इज इन क्रेनियम। जो हमारा स्कल रहता है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है पूरा ब्रेन। तो हम कह रहे हैं कि मेडुला कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड स्कल, और स्पाइनल कॉर्ड मेडुला आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा एग्जिट करती है स्कल से वाया दिस लार्ज फोरामेन। ये स्कल का नीचे वाला पोर्शन है, ये जो आपको पिक्चर दिखा रहा है स्कल का इंफीरियर साइड का पोर्शन है। आपको क्लियर दिख रहा होगा, आप यहाँ पे पैलेट देख सकते हो। स्कल को जब भी आप नीचे से देखोगे तो आपको यहाँ पैलेट, ये आपके ये सारे मैक्सिलरी टीथ है यहाँ पर, और पीछे की तरफ एक बहुत बड़ी ओपनिंग है जिसको नाम दिया गया है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, बेसिकली फोरामेन का मतलब क्या होता है, दी डिफरेंट होल्स इन स्कल आर कॉल्ड एज फोरामेन। जहां से या तो कोई नर्व पास होगी या कोई स्ट्रक्चर पास होगा, उसको आप फोरामेन कहते हो। तो जो सबसे लार्जेस्ट फोरामेन है, दैट इज फोरामेन मैग्नम, और इस फोरामेन मैग्नम के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जो है ओरिजिनेट होती है वाया मेडुला। यानी कि फोरामेन मैग्नम तक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, और जैसे ही फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। इसी फोरामेन मैग्नम से मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इट एग्जिट्स स्कल बाय फोरामेन मैग्नम टू फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है, एज वी ऑल नो। द एंटायर ब्रेन, दो तरह के मैटर होते हैं, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। जब भी हम बात करते हैं व्हाइट मैटर की, तो व्हाइट मैटर का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि इनके अंदर मेडुलरी एक्सॉन्स प्रेजेंट है। बेसिकली एक्सॉन्स प्रेजेंट है व्हाइट मैटर के अंदर, और जो ग्रे मैटर वाला पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं साइटॉन्स, ठीक है, जो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो अगर आप व्हाइट मैटर की बात करोगे मेडुला में, तो बेसिकली इनमें एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे, और ये व्हाइट मैटर के अंदर बेसिकली दो तरह के आपको ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे। ट्रैक्ट किसको बोलते हैं हम लोग? ट्रैक्ट का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक्सॉन्स का बंडल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक्सॉन्स का बंडल होता है उसे हम कहते हैं ट्रैक्ट, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एक्सॉन का बंडल होता है उसे आप कहते हो नर्व। तो अगर हम यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रैक्ट। तो सेंसरी ट्रैक्ट होते हैं और होते हैं मोटर ट्रैक्ट। अब देखो, जैसा नाम बता रहा है सेंसरी और मोटर, सेंसरी का मतलब क्या हो गया कि वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगे। आप कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी दिस इज द ब्रेन पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड।
अब कोई मैसेज अगर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाएगा तो ये जा पहुंचता है वाया मेडुला, इट इज वाया मेडुला। यानी कि जो सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जा रहे हैं वाया मेडुला वो सेंसरी सिग्नल्स होंगे ऑब्वियसली, तो इनको आप कहते हो सेंसरी ट्रैक्ट्स। दीज आर सेंसरी ट्रैक्ट्स क्योंकि ये सेंसरी इंपल्स को लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक। सिमिलरली आपको मिलेंगे मोटर ट्रैक्ट्स। मोटर ट्रैक्ट्स कौन से होंगे? जो ब्रेन से मैसेज पहुंचाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड फिर आगे उनको और ज्यादा फॉरवर्ड करता है, तो ये भी मेडुला के थ्रू जाएंगे। तो मेडुला के वो फाइबर्स या वो ट्रैक्ट्स जो मोटर इंपल्सिस को लेके जाते हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, उनको आप कहते हो मोटर ट्रैक्ट्स। नाउ बिकॉज सेंसरी ट्रैक्ट्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए आप उनको कहते हो असेंडिंग ट्रैक्ट्स। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, तो बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स या सेंसरी ट्रैक्ट्स। और मोटर ट्रैक्ट्स को आप कहते हो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड यानी नीचे की तरफ आते हैं, इसलिए उनको आप कहते हो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। अब असेंडिंग ट्रैक्ट्स ये सेंसरी इंपल्सेस को लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ, और मोटर ट्रैक्ट्स जिन्हें आप डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कहते हो ये इंपल्सेस को लेके जाते हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। और जब आप स्पाइनल कॉर्ड का भी ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करोगे तो उसमें भी आपको सेंसरी ट्रैक्ट्स यानी असेंडिंग ट्रैक्ट्स और मोटर ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स क्लियर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पिरामिड्स की बात करेंगे। यहाँ पर देखो इस फिगर को अच्छे से देखो आप लोग, जो मेडुला वाला एरिया है उस मेडुला के एंटीरियर साइड में, किसकी बात कर रहे हैं? मेडुला के एंटीरियर साइड में आपको कुछ बल्जिंग्स देखने को मिलेगी। बल्जिंग्स मतलब क्या? उभरा हुआ पोर्शन। तो मेडुला के एंटीरियर साइड में ये इस तरफ आपको कुछ ऐसा उभरा हुआ पोर्शन दिखाई देगा। ये जो कलर्ड फिगर दिखा रखा है, इन उभरे हुए पोर्शन को हम कहते हैं पिरामिड्स। दे आर कॉल्ड एज पिरामिड्स एंड दे आर बेसिकली सेक्शन ऑफ व्हाइट मैटर। ये बेसिकली व्हाइट मैटर का बना है। व्हाइट मैटर का बना है मतलब इनके अंदर प्रेजेंट होंगे एक्सॉन्स। अब अगर मैं स्पेसिफिकली मेडुलरी पिरामिड्स की बात करूं तो इन मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर जो है लार्ज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स। अब देखो इसका नाम क्या है? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रैक्ट मतलब बंडल ऑफ एक्सॉन्स। और कॉर्टिको स्पाइनल इसलिए नाम दिया क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं तुम्हारे कॉर्टेक्स यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को स्पाइनल कॉर्ड से। They connect cerebral cortex to spinal cord, hence they are called as corticospinal tracts। और इन्हीं corticospinal tract की वजह से ये बल्जिंग दिखाई देती है जिसको हम कहते हैं पिरामिड्स। ठीक है, और ये कहां से कहां पास होंगे? पासिंग फ्रॉम सेरेब्रम टू स्पाइनल कॉर्ड। कनेक्ट करता है कॉर्टेक्स को स्पाइनल कॉर्ड से, इसलिए दे आर कॉल्ड एज corticospinal tracts। नाउ सी बेसिकली corticospinal tract जो होता है इनका फंक्शन क्या रहता है? दे कंट्रोल द वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स ऑफ लिम्स एंड ट्रंक। ध्यान रखना, वॉल्यूंटरी मूवमेंट आपके लिम्स के यानी हाथ और पांव के, और ट्रंक यानी बॉडी के जितने भी वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हैं। अब जैसे मैं ये चीज ड्रॉ करते वक्त, तो मेरा फिंगर्स का मूवमेंट हो रहा है, वॉल्यूंटरी मूवमेंट हो रहा है, वो सारे वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पिरामिड्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक बहुत स्पेशल चीज यहाँ पे अपने को पढ़नी है जिसका नाम है डेक्यूसेशन ऑफ पिरामिड्स। डेक्यूसेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रॉसिंग, यानी किसी चीज का लेफ्ट से राइट में आ जाना और राइट से लेफ्ट में आ जाने को हम कहते हैं डेक्यूसेशन। तो डेक्यूसेशन ऑफ पिरामिड्स का मतलब क्या होता है? देखो इस फिगर के अंदर आप ध्यान से देखना, ये आप समझ लो आपका यहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा स्टार्ट हुआ। ठीक है, नो सी दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ ये जंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा का, यहाँ पे एग्जैक्ट ये जंक्शन है, मतलब इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड और इसके ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जंक्शन के जस्ट ऊपर ये जो पिरामिड्स हैं वो पिरामिड्स क्रॉस हो रहे हैं। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, अगर समझो ये अगर आपका राइट पिरामिड है तो ये राइट पिरामिड के जो एक्सॉन्स हैं मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड के जंक्शन से थोड़ा सा ऊपर, ये राइट वाले एक्सॉन्स जो हैं क्रॉस करके जाते हैं लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट वाले जो हैं एक्सॉन्स क्रॉस करके जाते हैं राइट की तरफ। दिस इज डेक्यूसेशन, यानी लेफ्ट वाले एक्सॉन्स क्रॉस होके आगे राइट में, राइट वाले एक्सॉन्स क्रॉस होके आगे लेफ्ट में, इसी को हम कहते हैं डेक्यूसेशन ऑफ पिरामिड्स। तो जस्ट सुपीरियर टू द जंक्शन ऑफ मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड 90% एक्सॉन्स ऑफ द लेफ्ट पिरामिड क्रॉस टू द राइट साइड एंड 90% एक्सॉन्स ऑफ द राइट पिरामिड क्रॉस टू द लेफ्ट साइड, hence it is called as decussation of pyramids। और यही रीजन है कि आपकी बॉडी के जो वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हैं
उन वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, लेफ्ट साइड के वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द राइट साइड ऑफ द ब्रेन एंड द राइट साइड ऑफ द वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। वैसे वर्सा चलता है, यानी अगर मैं अपना राइट हैंड हिला पा रहा हूँ, राइट हैंड अगर मैं हिला पा रहा हूं तो दैट्स बिकॉज ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। रीजन, क्योंकि यहाँ पर पिरामिड्स में डेक्यूसेशन हुआ है, राइट वाले लेफ्ट में चले गए और लेफ्ट वाले राइट में चले गए। नेक्स्ट बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियाई की। न्यूक्लियाई जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो साइटोन्स यानी जो सेल बॉडीज के ग्रुप को हम कहते हैं न्यूक्लियाई। अब देखो, जब भी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, तो वहां पर कुछ सेंटर्स का फॉर्मेशन होता है और ये सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सम स्पेसिफिक फंक्शंस। ये अलग अलग सेंटर्स की बात करेंगे मेडुला में। जैसा हमने पॉन्स में देखा था कि पॉन्स में प्रेजेंट होता है एक पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर जो आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। सिमिलरली मेडुला में भी आपको, मेडुला के अंदर भी बहुत सारे आपको इस तरह के सेंटर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो है कार्डियोवेस्कुलर सेंटर। अब जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर कंट्रोल करेगा कार्डियो यानी हार्ट को और वेस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स को। तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है हार्ट और ब्लड वेसल्स को। ये आपकी हार्ट बीट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। आपका हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, उसका फोर्स कितना होगा, उसका रेगुलेशन होता है कार्डियोवेस्कुलर सेंटर के पास, जो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर। ये नीट में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर सेंटर आपकी ब्लड वेसल्स के डायमीटर को भी कंट्रोल करता है। ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करना मतलब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन करवाना, जिससे आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन शो करता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जब भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और वेजो डायलेशन होता है तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। तो ये सब कुछ मेडुला से कंट्रोल होता है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सेंटर, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि रेस्पिरेटरी सेंटर पॉन्स में और मेडुला में दोनों में होता है। पॉन्स वाले को हम कहते हैं पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर, मेडुला वाले को कहते हैं मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, और इसका वही काम होता है, ये आपके ब्रीदिंग के रिदम को मेंटेन करता है। अब ये फिगर है आपके सामने मेडुला का, और इसके अंदर आपको क्लियर दिख रहा होगा सेंटर्स का लोकेशन। सी दिस रेड पार्ट जो हमने दिखा रखा है, दिस इज द कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, और कार्डियोवेस्कुलर सेंटर के पास में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदमिसिटी सेंटर, जो रेस्पिरेशन की रिदम को, ब्रीदिंग के रिदम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वॉमिटिंग सेंटर की। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, वॉमिटिंग सेंटर आपकी अपनी बॉडी में जो वॉमिटिंग होता है, वॉमिटिंग उस वॉमिटिंग सेंटर के स्टिमुलेशन की वजह से होता है। उसके अलावा होता है डिग्लूटेशन सेंटर। डिग्लूटेशन का मतलब होता है स्वेलो करना, तो जो बॉडी का स्वेलोइंग वाला पार्ट है वो भी हमारे मेडुला के कंट्रोल में रहता है। उसके अलावा स्नीजिंग सेंटर, स्नीजिंग मतलब छींकना, तो जब हमको कोई छींक आती है दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। स्नीजिंग में बेसिकली क्या होता है, अपनी जो ब्रीदिंग मसल्स है उन ब्रीदिंग मसल्स का स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो भी फोर्सफुली, एकदम से ब्रीदिंग मसल्स जो है फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होगी जोर से। उन फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उन ब्रीदिंग मसल्स के फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एयर आपकी नोज और माउथ से फोर्सफुली बाहर आती है। जैसे हम जोर से छींकते हैं तो एक साथ फोर्सफुली एयर बाहर आ रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सफुल स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रीदिंग मसल्स फोर्सफुली। नेक्स्ट है कफिंग सेंटर, यानी जो हमें खांसी प्रोड्यूस होती है बॉडी में, वो कफिंग सेंटर भी मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। और कफिंग क्यों होती है? कफिंग इसलिए होती है ताकि आपके अंदर जो भी म्यूकस, एक्सेस म्यूकस बन रहा है, या उसके अलावा कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या कोई इन्फेक्शन, जिसको आप बेसिकली इन सबको मिलाकर जो आप स्प्यूटम कहते हो, उस स्प्यूटम को बाहर निकाला जा सके। इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एक्सहेलेशन आफ्टर लॉन्ग ड्रॉन एंड डीप इनहेलेशन। ठीक है, जब भी आप कफिंग होती है आपके, तो एक स्ट्रॉन्ग एक्सहेलेशन होता है बेसिकली कफिंग, दैट्स बिकॉज ऑफ मेडुला। और सबसे लास्ट में हिकअप सेंटर। हिकअप सेंटर एकदम कहें तो जो हिचकी कहते हो आप जिसे, वो हिचकी भी आपके मेडुला के स्टिमुलेशन की वजह से आती है, और उसके पीछे जो मसल रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका डायफ्राम। यानी हिकअप सेंटर इज बिकॉज ऑफ स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम दैट प्रोड्यूसेस अ शार्प नॉइस ऑन इनहेलेशन। जैसे हम इनहेल करते हैं बहुत शार्प नॉइज प्रोड्यूस होती है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो होती है हिकअप सेंटर के स्टिमुलेशन की वजह से, जो प्रेजेंट होता है मेडुला में। यानी अगर हम मेडुला की बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगाटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है आपकी बॉडी में। यही आपका कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है इसके पास में, रेस्पिरेटरी सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, डिग्लूटेशन सेंटर, स्नीजिंग, कफिंग और हिकअप, ये सारे सेंटर्स मेडुला के अंदर प्रेजेंट है।
लास्ट में हम बात करेंगे कौन कौन से क्रेनियल नर्व्स मेडुला से अराइज होती है उसकी अगर हम बात करें तो देखो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पॉन्स से जो सबसे लास्ट नर्व अराइज होती थी वो थी 8th क्रेनियल नर्व, और 8th क्रेनियल नर्व का भी बेसिकली वेस्टिबुलर पार्ट। अगर हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लंगेटा में सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व की, यानी 8th क्रेनियल नर्व। अब इस 8th क्रेनियल नर्व में से पॉन्स ने कंट्रोल किया था वेस्टिबुलो वाला पार्ट, तो कॉक्लियर वाला पार्ट कंट्रोल करेगा मेडुला। ठीक है, कॉक्लियर वाला पार्ट मतलब ये बेसिकली आपके इनर ईयर के कॉक्लिया को जाकर के साथ में इसका कनेक्शन है, जिससे कि हमको कोई चीज सुनाई पड़ती है। तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व इट कनेक्ट्स विद द कॉक्लिया ऑफ द इंटरनल ईयर दैट कंट्रोल्स हियरिंग। उसके अलावा जस्ट नीचे की तरफ आपको एक और नर्व निकलती दिख रही होगी। दिस नर्व इज द 9th क्रेनियल नर्व कॉल्ड एज ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जैसा नाम बता रहा है आपको, ग्लोसो मींस टंग और फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स, यानी ये आपके टंग और फेरिंग्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए ग्लोसोफेरिंजियल नर्व कहलाते हैं। 9th नर्व के बाद में इससे जो ओरिजिनेट होती है वो है 10th नर्व वेगस नर्व। ये आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है, वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व कहते हैं इसे। ये भी मेडुला से ही ओरिजिनेट होती है। ग्लोसोफेरिंजियल जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहला कि आपके टंग और फेरिंग्स को के साथ एसोसिएटेड है, यानी आपके टेस्ट जो टंग की वजह से स्वेलोइंग जो फेरिंग्स में होता है और सलाइवेशन को कंट्रोल करता है ग्लोसोफेरिंजियल। उसके बाद में वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व वो भी मेडुला से ओरिजिनेट होगा। उसके बाद में आएगी एक्सेसरी स्पाइनल, ये जो आपको दिख रही हो दिस इज द 11th क्रेनियल नर्व, दिस पार्ट दिस इज द 11th क्रेनियल नर्व, ये भी यहीं से ओरिजिनेट होगी। और सबसे लास्ट में है हाइपोग्लॉसल नर्व दैट इज द 12th क्रेनियल नर्व। अब जैसे इसके नाम में भी क्या वर्ड यूज हो रहा है, ग्लॉसल, और ग्लॉसो वर्ड यूज होता है टंग के लिए, यानी ये बेसिकली आपके टंग के जो भी मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करती है, हाइपोग्लॉसल नर्व। That's it. Thank you very much for watching us. Next video में हम लोग अब डिस्कस करेंगे about cerebellum and other parts of brain. Thank you very much for watching us.